हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा इंडियन पॉलिटी का 6th लेक्चर है। अभी तक पहले देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या कवर किया। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन देखी, संविधान सभा क्या होती है, कैसे संविधान बना और क्यों बनाया गया। पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने देखा नेशनल सिनारियो, नेशनल फ्लैग क्या होता है, नेशनल सॉन्ग क्या होता है, नेशनल एंथम क्या होता है। पार्ट 3 के अंदर हमने देखा प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की प्रस्तावना। पार्ट 4 के अंदर हम लोगों ने कवर किए संविधान के सारे शेड्यूल्स। पार्ट 5 के अंदर हम लोगों ने संविधान का पार्ट 1, जैसे कि टोटल आपको जानते होंगे 25 पार्ट है, तो पार्ट 1 कवर किया था हमने संविधान का, जिसमें स्टेट्स कैसे बनी, किस तरीके से अलग अलग रियासतों को भारत में मिलाया गया, इन वगैरह वगैरह इन बातों में चर्चा करी। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो संविधान के पार्ट 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 पे रहेगा, और एक्चुअल में इंडियन पॉलिटी का लेक्चर है पार्ट 6, मतलब 6वां लेक्चर है, ते डिस्कस करांगे संविधान दा पार्ट 2। क्लियर हो गया? हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि पार्ट होता क्या है। जब बहुत सारे आर्टिकल आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो बनता है पार्ट, जिसको सरल भाषा में भाग कहते हैं। ठीक है जी, आर्टिकल जिसको सरल भाषा में हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। पार्ट 1 आर्टिकल 1 से लेकर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक कवर करता है, जिसमें हम यूनियन यानी कि संघ और उसके स्टेट्स का जिक्र करते हैं। अब पार्ट 2 आएगा भाई। पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक कवर करता है, जिसमें हम लोग देश के सिटीजनशिप, नागरिकता किसे दी जाएगी, नागरिकता कैसे जा सकती है, किन किन प्रिविलेजेस के थ्रू नागरिकता मिलती है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है, बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ओके, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि किसी कंट्री की सबसे बड़ी पूंजी क्या है, 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए किसी कंट्री की सबसे बड़ी पूंजी क्या है, तो आंसर आएगा कि सर उस कंट्री की सबसे बड़ी पूंजी है उस कंट्री की पॉपुलेशन, यानी कि उस देश के नागरिक। अब हमारे संविधान के अंदर पॉपुलेशन के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हमारे संविधान के अंदर पॉपुलेशन के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 1 ऑल पर्सन यानी कि सभी के लिए, नंबर 2 सिटीजन यानी कि सिर्फ देश के नागरिकों के लिए, और नंबर 3 माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज का मतलब होता है घट गिनती वाले। ठीक है, जिवें संविधान दे विच 5-6 कास्टां नूं माइनॉरिटी कास्ट का दर्जा दिता गया है। क्रिश्चियन हो गए, जैनी हो गए, बौद्धि हो गए, मुस्लिम्स हो गए, सिख हो गए, इन्हां नूं माइनॉरिटी कास्ट का घट गिनती का दर्जा दिता गया है। ठीक है, तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूं कि भाई किसी देश की सबसे बड़ी पूंजी क्या है, तो आप कहेंगे वो है पॉपुलेशन। तो हमारे संविधान में पॉपुलेशन के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले ऑल पर्सन, दूसरा सिटीजन और तीसरा माइनॉरिटी। ऑल पर्सन का मतलब क्या है? जैसे संविधान के अंदर एक आर्टिकल है जिसे हम बोलते हैं आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14, जो कहता है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, यानी कि समानता का अधिकार। इसका मतलब क्या है कि भाई देश में रहने वाला कोई भी नागरिक हो, ठीक है, उसे राइट टू इक्वालिटी मिलेगा, बराबरी का अधिकार मिलेगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब जैसे कि आर्टिकल 15 है, वो सिर्फ देश के नागरिकों को मिलता है। आर्टिकल 15, ठीक है, आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15 कह लो। आर्टिकल 15 है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, भेदभाव के खिलाफ बनाया हुआ कानून या अधिकार। डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है? सेक्स बेस पे, यानी कि मेल फीमेल बेस पे, या फिर ये कह लो रेस बेस पे, या ये कह लो कास्ट बेस पे, या ये कह लो बर्थ बेस पे, ठीक है, या ये कह लो प्लेस के बेस पे। ठीक है, तो मतलब क्या है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ देश के जो है नागरिकों को दिया गया है। अब कुछ आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल है हमारे पास 29, ये सिर्फ माइनॉरिटीज को दिया गया है। आर्टिकल 29 क्या कहता है? टू प्रोटेक्ट द
इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, घट गिनतियां दी जिहड़ा इंटरेस्ट है उन्होंने प्रोटेक्ट किया जाऊगा। घट गिनतियां दा इंटरेस्ट की है, जिवें कोई माइनॉरिटी है ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ऑल पर्सन, सिटीजन या माइनॉरिटीज। ऑल पर्सन जैसे कि आर्टिकल 14 जो सबको दिया जाएगा, सिटीजन आर्टिकल 15 जो सिर्फ देश के नागरिकों को है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ, ठीक है, सेक्स बेस पे, रेस बेस पे, जात बेस पे, जन्म बेस पे, ठीक है, इस तरीके से। और माइनॉरिटीज को आर्टिकल 29 दिया गया जैसे टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। क्लियर होगी बात। अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है कि भाई इंडिया कैसे बना। सेकंड क्वेश्चन है कि इंडिया कैसे बना। मेरी बात क्लियर है? ओके, यहां देख लेते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, ये सारी बातें समझनी जरूरी है, कहानी इसलिए समझा रहा हूं, सिटीजनशिप समझ में नहीं आएगी, बहुत औखा कंसेप्ट है, ठीक है, फिर कहोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसको एक एक चीज को लिख लो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि सर इंडिया कैसे बना, कि बच्चों इंडिया कैसे बना, ठीक है, हाउ द इंडिया फॉर्म्ड। आप मुझे आंसर देंगे कि सर जो ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया था, उस ब्रिटिश इंडिया के कुछ हिस्से टूटकर, जैसे मान के चलो ये मैं 1947 से पहले का भारत बना देता हूं, ये 1947 से पहले का भारत है, ये हिस्सा और कुछ यहां से ये हिस्सा कट के पाकिस्तान बन गया, और बाकी जो हिस्सा बचा, इस हिस्से को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, इंडिया नाम दे दिया। तो मैंने आपसे पूछा कि बच्चों इंडिया कैसे बना, तो आपने कहा कि सर जो ब्रिटिश इंडिया था उसका कुछ बंटवारा हो गया, उसका कुछ पोर्शन पाकिस्तान बना और उसका कुछ पोर्शन क्या बना, इंडिया बना, ठीक है। इसी बंटवारे के कारण, इसी पार्टीशन के कारण 10 लाख से भी ज्यादा लोग, इसी पार्टीशन के कारण 10 लाख से भी ज्यादा लोग जो थे वो माइग्रेट हुए एक दूसरे की कंट्री में। मतलब 10 लाख से ज्यादा लोग इंडिया और पाकिस्तान के बीच में माइग्रेट हुए, कई इंडिया से पाकिस्तान गए, कई पाकिस्तान से कहां गए, इंडिया गए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई आई आस्क दिस टू क्वेश्चन, व्हाई आई आस्क दीज टू क्वेश्चन, ठीक है, मैंने ये दो क्वेश्चन क्यों पूछे आपसे, आपको ये कहानी, ये हिस्ट्री, ये नॉलेज क्यों बती। इसका आंसर क्या है, इन दो क्वेश्चनों से पता चलता है कि हमारे पास, इन दो क्वेश्चनों से पता चलता है कि जो इंडियन सिटीजनशिप है, भारत की जो नागरिकता है, जो इंडियन सिटीजनशिप है, भारत की जो नागरिकता है, वो कितना इंपॉर्टेंट इशू है। नागरिकता अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इन दो बातों से पता चलता है। क्लियर, कि 10 लाख से ज्यादा लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से इंडिया आए, तो कैसे पता करोगे कि कौन इंडियन है अब, या कौन इंडियन था, या कौन इंडियन है, या कौन इंडियन होगा। इन दो बातों से पता चलता है कि सिटीजनशिप अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, एक इशू है, ठीक है। एक और बात सुन लो, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया, ठीक है, तो हमारे संविधान के निर्माताओं के दिमाग में सबसे पहली बात क्या थी कि भाई इंडिया की टेरिटरी, इंडिया की जो टेरिटरी है, ठीक है, उसको डिसाइड करना। टेरिटरी मतलब कि भाई इंडिया की बाउंड्री डिसाइड करना कि हमारा देश का हिस्सा क्या होगा, आउटलाइन क्या होगी, कि भाई ये इंडिया होगा, ये वाला हिस्सा पाकिस्तान होगा, ये तय करना हमारे देश के जो बड़े नेता थे संविधान बनाते समय, सबसे पहली बात इनके दिमाग में ये थी, जो पार्ट 1 के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस करी है। सेकंड पार्ट के अंदर उनके दिमाग में थी कि इंडिया का सिटीजन कौन होगा, ठीक है, इंडिया का सिटीजन कौन होगा, क्या पाकिस्तान से उठ के सारे आए हुए लोगों को आप दे दोगे सिटीजनशिप, इंडिया का सिटीजन कौन होगा, ये उनके दिमाग में दूसरी बात थी। तो ये दो क्वेश्चन जो है एक्चुअल में आपको इस बात का इंपॉर्टेंस बताएंगे कि सिटीजनशिप अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अगली बात भाई आप लोगों को क्या याद रखनी है,
इंडिया में जो सिटीजनशिप है इसको दो हिस्सों में चर्चा किया जाता है। इंडिया में जो नागरिकता है उसे दो हिस्सों में जो है देखा जाता है। ठीक है जी, अगर किसी चीज की स्पेलिंग मिस्टेक हो यार वो आप खुद देख लेना, मेरा काम आपको कंसेप्ट समझाना है बिना रट्टा मारे। ठीक है, सिटीजनशिप को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक, ऑन द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जब संविधान लागू हुआ और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब कौन कौन इंडियन था और क्यों उसे इंडियन माना गया। पहला कंसेप्ट तो ये। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है, ठीक है, दूसरे कंसेप्ट में हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट जो है वो इसके बाद की बात करता है कि भाई संविधान के लागू होने के बाद कौन कौन देश का नागरिक होगा। अगर संविधान के लागू होने के बाद किसी ने देश की नागरिकता लेनी है तो वो कौन कौन कैसे ले सकता है, क्या क्या उसके रूल है। पहला पार्ट करता है कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ तब कौन कौन इंडियन था और क्यों था, और उसके बाद कौन कौन इंडियन होगा अगर किसी ने इंडियन सिटीजनशिप लेनी है, उसके क्या जो रूल है वो सेकंड पार्ट है। उसे हम लोग देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, नागरिकता कानून 1955, जो सेकंड पार्ट है कि भाई संविधान के लागू होने के बाद अगर किसी ने देश की नागरिकता लेनी है, ठीक है, तब क्या क्या रूल है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में है। संविधान जब लागू हुआ उस समय तक कौन कौन देश का नागरिक होगा, क्योंकि बंटवारा तो 47 में हो गया था, बंटवारे के बाद माइग्रेशन हुआ, ठीक है, बड़े कत्लेआम हुए, लोग इधर से उधर मूव किए, ठीक है, जो भी है। गदर मूवी आपने देखी होगी, इधर से उधर लोग गए आए, रेफ्यूजी कहलाए, किसी को कुछ कहा गया, किसी को इलीगल माइग्रेंट कहा गया। तो वो 26 जनवरी 1950 तक कौन कौन देश का नागरिक था उसके बारे में पहले हिस्से में बताया गया। उसके बाद अगर किसी ने देश की सिटीजनशिप लेनी है उसके लिए क्या क्या रूल है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बताया गया है। सिटीजनशिप एक्ट कहता है यह सिर्फ देश की पार्लियामेंट यानी कि देश की संसद के पास अधिकार है सिटीजनशिप एक्ट 1955 को बनाने का। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। ये जो सेकंड पार्ट है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको कहूं कि समय 2020 चल रहा है, बताओ मुझे कौन इंडियन का नागरिक है या नहीं है, ठीक है, तो उसके सारे रूल सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बताए गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब संविधान लागू हुआ था तब तक कौन देश का नागरिक था या नहीं था, ठीक है, उसके बारे में पार्ट 1 में बताया गया। पार्ट यानी कि पहले हिस्से में बताया गया है। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? ये जो पहला हिस्सा है कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देश के संविधान के लागू होने तक कौन कौन देश का नागरिक था, इसको डिस्क्राइब किया गया है संविधान के पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। यानी कि पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 तक सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी 1950 तक देश का नागरिक कौन कौन था या होगा उसके बारे में बताता है। क्लियर? उसके बाद का सारा जो ब्यौरा है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मिलता है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है। तो अब सिटीजनशिप को समझने के लिए भाई लोगों हमें सारी बातें साथ में ही लेके चलनी पड़ेंगी। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना। पार्ट 2 संविधान का पार्ट 2 जिसमें आर्टिकल आते हैं 5 से लेकर 11 तक। क्लियर होगी बात? संविधान का पार्ट 2 जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आते हैं और जो सिटीजनशिप 26 जनवरी 1950 तक की सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। इसमें 4 मुख्य कैटेगरी में इसे डिस्कस किया गया है। इसे मुख्यतः 4 कैटेगरी में डिस्कस किया गया है, ठीक है। मतलब ये लगा लो कि 26 जनवरी 1950 को जो लोग भारत में थे उन लोगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। नंबर 1 वो कौन होंगे? या तो वो पर्सन होगा जिसका डोमिसाइल मतलब जिसका परमानेंट एड्रेस इंडिया का होगा, जिसका डोमिसाइल पर्सन ऐसा जिसका डोमिसाइल किसके अंदर होगा? इंडिया।
जिदी रिहाइश जिदा घर परमानेंट इंडिया च होगा, या फिर वो बंदा होगा हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, जो हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से भारत आया होगा, या तो वो बंदे होगा, या फिर तीसरा कौन सा होगा, पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक की जो जनता थी उसको 4 श्रेणियों में बांटा गया। नंबर 1, पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, जिसका भारत में परमानेंट घर है। दूसरा, वो बंदा जो पाकिस्तान से भारत आया। तीसरा, जो भारत से पाकिस्तान चला गया, पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, या तो पाकिस्तान से भारत आएगा या पाकिस्तान से कहां जाएगा, भारत जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान से भारत जाएगा या भारत से पाकिस्तान जाएगा। क्लियर। फोर्थ के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पर्सन हु लिविंग अब्रॉड, वो बंदा जेड़ा विदेश रह रहा है अदर देन पाकिस्तान, भारत तो बाहर रह रहे अदर देन पाकिस्तान। तो मतलब क्या है कि 26 जनवरी 1950 तक की जो जनता थी जब संविधान लागू हुआ, उन जनता को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, पर्सन हु लिविंग अब्रॉड। क्लियर होगी बात। तो फाइनली 26 जनवरी 1950 को कहा गया कि भाई अगर इन चारों कैटेगरी में कोई बंदा आता है तो उसको डायरेक्टली हम लोग इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे। तो वो डायरेक्टली क्या होगा, इंडियन सिटीजन होगा। ठीक है, या तो भारत में परमानेंट डोमिसाइल हो, या फिर वो पाकिस्तान से भारत आया हो, या भारत से पाकिस्तान चला गया हो, पाकिस्तान से वापस इंडिया आ गया हो। तीसरे पॉइंट को समझा रहा हूं, भारत से पाकिस्तान चला गया हो, पाकिस्तान से वापस इंडिया आ गया हो, अब वो परमानेंट इंडिया में रह रहा हो। और फोर्थ, वो इंडियन था लेकिन जब संविधान बना तब वो अब्रॉड में था। क्लियर होगी। तो अगर ये 4 कैटेगरी में लोग आते हैं तो उनको हम लोग इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे। क्लियर है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है, देखिए ये जो पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया है, ये आर्टिकल 5 है संविधान का। पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, ये संविधान का आर्टिकल 6 है। पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, ठीक है, ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 7 है। पर्सन हु लिविंग अब्रॉड, ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 8 है। मैंने अभी बताया था ना 5 से लेकर 11 तक सेकंड पार्ट में आएंगे। ठीक है, अब इसी पार्ट का आर्टिकल 11 क्या कहता है, ध्यान से समझना। इसी पार्ट का आर्टिकल 11 कहता है कि भाई सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट यानी कि देश की संसद के पास, इंडियन पार्लियामेंट के पास पावर है that to make law regarding citizenship, कि देश की संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, इसी के पास पावर है कि वो देश की नागरिकता के लिए कानून बना सकते हैं। तो इससे क्या पता चला कि जो सिटीजनशिप है ये यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। अब मैं यूनियन लिस्ट नहीं समझाने वाला, ये यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची का हिस्सा है। इसके ऊपर पावर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। पीछे से एनआरसी का मुद्दा उठा था ना, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन वाला एनआरसी का, तो उसमें कोई स्टेट कुछ नहीं कर सकती भाई, क्योंकि सिटीजनशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका मुद्दा है, यूनियन गवर्नमेंट का। केंद्र सरकार के पास, पार्लियामेंट के पास उसके अधिकार है लॉ बनाने का। आर्टिकल 11 ये कहता है। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अब आपको मैं पढ़ाता हूं पेपर के रिलेटेड बातें, कुछ वो भी पेपर के रिलेटेड है, वो ज्यादा पीसीएस के लेवल की है। पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेकर कहां तक, 11 तक, इसके बारे में बताते हैं सिटीजनशिप। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई देश की सिटीजनशिप का ब्यौरा किस पार्ट के अंदर है, पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11, अनुच्छेद 5 तो लेकर अनुच्छेद 11 तक दूजे भाग दे विच नागरिकता दा उल्लेख किया गया है। इंडिया दे विच सिंगल सिटीजनशिप है, पहली वीडियो में बताया था। और सिंगल सिटीजनशिप का जो ब्यौरा है बेसिकली वो हमने इंग्लैंड से लिया है। अगर इंग्लैंड ऑप्शन में ना हो तो याद रखना यूके, यूनाइटेड किंगडम से लिया है। ठीक है, तो भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप, गहरी नागरिकता है। कई देशों में सिंगल होती है
और कई देशों में डबल होती है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है? पहले स्टेट की नागरिकता मिलेगी, फिर सेंटर से नागरिकता मिलेगी। सिंगल सिटीजनशिप में आपको सिर्फ केंद्र सरकार से, सेंटर से सिटीजनशिप मिलती है, स्टेट से कोई सिटीजनशिप नहीं होती। तो भारत में सिंगल सिटीजनशिप है और ये आइडिया संविधान के अंदर यूके या इंग्लैंड से लिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर पहला नागरिकता जो कानून था वो 1955 में बना था। अभी तक हमने जो पढ़ा वो पार्ट 2 का हिस्सा था कि भाई ये 5 चीजों के तहत 26 जनवरी 1950 तक लोगों को नागरिकता दी गई। अब हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 कि इसके तहत कैसे नागरिकता मिल सकती है। जरा ध्यान से समझिएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना। सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 दो बातें कहता है। एक कि अगर आपको देश की नागरिकता एक्वायर करनी है, एक्वायर मतलब प्राप्त करनी है, अगर आपको देश की नागरिकता प्राप्त करनी है 26 जनवरी 1950 तो बाद ਤਾਂ ਆਹ 5 ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ 5 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਇਆ ਬਰਥ, ਬਾय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत कितने तरीकों से सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है? 5 तरीकों से। याद कैसे रखेंगे? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, मैंने ऐसे याद रखा है, ठीक है। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय टेरिटरी। और यही कहता है कि देश की नागरिकता को लॉस यानी कि खो भी सकते हैं, और लॉस करने के 3 तरीके हैं। 5 से एक्वायर कर सकते हो, 3 तरीके से देश की नागरिकता जा सकती है, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कौन कौन से जो है 3 तरीके हैं जिनसे नागरिकता जा सकती है। पहले हम लोग देखते हैं बाया बर्थ, ठीक है। बाया बर्थ, ठीक है, कि अगर आपको देश की नागरिकता एक्वायर करनी है बाया बर्थ, ये सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 3 में इसका जो है ब्यौरा दिया गया है। क्लियर? बाया बर्थ। अब इसका मतलब क्या है जरा ध्यान से समझना, फिर से मैं डिटेल में जाऊंगा और आपको बताऊंगा। अब देखिएगा, अगर आपको देश की नागरिकता चाहिए बाया बर्थ यानी कि आपका जन्म देश के अंदर हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1, पहले क्या माना जाता था कि भाई जी 26 जनवरी 1950 तो लेके, ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 तो बाद ही गल होंदी है सिटीजनशिप एक्ट 1955 तक। 26 जनवरी 1950 तो लेके 1 जुलाई 1987 तक, ठीक है, अगर आपका बर्थ इंडिया में हुआ है, अगर आपका बर्थ कहां पर हुआ है? इंडिया में हुआ है, तो आप इंडिया के नागरिक हैं, बस, और कोई कंडीशन नहीं है बाय बर्थ के थ्रू। लेकिन बाद में प्रॉब्लम क्या हुई कि मान के चलो ये इंडिया है, ये इंडिया के आसपास बांग्लादेश है, बांग्लादेश के इधर हमारे इंडिया के पाकिस्तान है, यहां नेपाल, तिब्बत, भूटान, तो वहां से रेफ्यूजी कह लो या इलीगल माइग्रेंट उठ के भारत आ जाते थे। इलीगल माइग्रेंट मतलब जो गैर कानूनी तरीके से भारत आए हुए लोग हैं वो भारत आ जाते थे, उनको तो नागरिकता नहीं मिलती। लेकिन इलीगल माइग्रेंट के यहां पर बच्चे होंगे, उनका जन्म तो भारत में हुआ है, तो उनको तो भाई नागरिकता मिल गई इस कानून के तहत, क्योंकि हमने कहा है कि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर जिसका जन्म इंडिया में है उसे नागरिकता दे देंगे। तो भाई ये जो कंडीशन थी ये चली 1 जुलाई 1987 तक। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? तो उसके बाद 1987 में सिटीजनशिप के कानून को अमेंड किया गया, सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया गया, यानी कि बदलाव किया गया, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया कि अगर किसी चाइल्ड का जन्म इंडिया में हुआ है, ठीक है, प्लस उसके मदर और फादर दोनों में से एक, एटलीस्ट 1, दोनों में से एक बंदा इंडियन होना चाहिए, ठीक है। 1987 में सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बदलाव किया गया, जिसमें कहा गया कि अगर किसी बच्चे का जन्म इंडिया में हुआ है और उसके मदर और फादर में से आइदर 1 पर्सन, फादर और मदर इज इंडियन, तो आपको देश की नागरिकता दी जाएगी। क्लियर? तो 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई 1987 से लेकर आप मान के चलिए
3 दिसंबर 2003 तक यही कंडीशन चली इंडिया में कि जन्म इंडिया में हो, मम्मी डैडी में से एक बंदा या दोनों इंडियन हो तो आपको नागरिकता दे देंगे। लेकिन 2003 में फिर सिटीजनशिप कानून एक्ट 1955 को फिर से बदलाव किया गया, फिर से अमेंडमेंट किया गया। अब इस बार क्या कहा गया कि भाई अगर किसी चाइल्ड का जन्म इंडिया में हुआ है, ठीक है, प्लस दोनों पर्सन, उसकी मदर भी एज वेल एज फादर, दोनों क्या होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए। या पहले वहां पर एक था ना, यहां पर आ गया कि चाइल्ड का जन्म इंडिया में हो, मदर और फादर दोनों इंडियन हो, या चाइल्ड का जन्म इंडिया में हो, मदर और फादर आइदर दोनों में से एक इंडियन होना चाहिए, प्लस जो दूसरा बंदा है, मान के चलो बच्चे का जन्म हुआ, उसकी मम्मी इंडियन थी, तो बचा कौन, बाहर वाला फादर, तो जो दूसरा बंदा है वो इल्लीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, गलत तरीके से भारत नहीं आना चाहिए। अब इल्लीगल माइग्रेंट क्या होता है, मान के चलो कोई बंदा भारत रहने का 2 साल का वीजा लेके आया, 2018 में आया, 2020 के अंत तक उसको रहना था, आज मान लो 2021 चल रहा है, तो मतलब 2 साल का वीजा था, 2021 तक वो इंडिया में पड़ा हुआ है, तो वो इल्लीगल माइग्रेंट हो गया। या फिर इंडिया में रहने के लिए जो उसने डॉक्यूमेंट लगाए थे वो गैर कानूनी थे, मतलब जाली सीगे हो, उसको बोलते हैं इलीगल माइग्रेंट। तो 3 दिसंबर 2003 तक चल रहा था ये काम। 2003 में फिर से बदलाव हुआ जिसमें कहा गया कि एक चाइल्ड का जन्म इंडिया में हो, उसकी मदर और फादर दोनों इंडियन हो, या चाइल्ड का जन्म इंडियन हो और मदर और फादर में से एक बंदा इंडियन हो और जो दूसरा बंदा है वो इलीगल माइग्रेंट ना हो, तब जाकर आपको देश की नागरिकता दी जाएगी। और एट प्रेजेंट यही चीज, करंट यही चीज चल रही है। एम आई क्लियर? तो ये हो गया सिटीजनशिप बाया बर्थ। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। क्लियर है जी? नेक्स्ट, दूसरा तरीका है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। सिटीजनशिप बाया डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है कि भाई आपका जो बर्थ है, मान लो एक बच्चा है, उसका बर्थ आउटसाइड द इंडिया हुआ है, उसका जो बर्थ है आउटसाइड द इंडिया हुआ है, इंडिया के बाहर हुआ है, लेकिन उसके मदर फादर में से कोई बंदा इंडिया का रहने वाला था, उसके बिहाफ पर किन किन कंडीशनों के थ्रू उसे नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, जैसे कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक यह माना जाता था कि अगर किसी बच्चे का जन्म आउटसाइड द इंडिया हुआ है, ये बच्चा है, इसका जन्म आउटसाइड द इंडिया हुआ है, लेकिन इसके जो फादर हैं, मदर की बात नहीं कर रहा, ओनली फादर, इसके फादर इंडियन है, तो इसको देश की नागरिकता दे दी जाएगी। 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक यही टिप्पणी चलती रही। क्लियर होगी? लेकिन फिर से बदलाव हुआ कि जी 10 दिसंबर 1992 से लेकर, ठीक है, 3 दिसंबर 2004 तक क्या कानून चला कि अगर कोई बच्चा है जिसका जन्म आउटसाइड द इंडिया हुआ है, ठीक है, आउटसाइड द इंडिया बर्थ हुआ है, लेकिन मदर और फादर दोनों में से कोई एक, मदर और फादर दोनों में से कोई एक, वहां पे सिर्फ फादर था ना, यहां पर मदर भी इंडियन हो या फादर इंडियन हो, तो आपको देश की नागरिकता दे दी जाएगी। 10 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक। लेकिन फिर से बदलाव हुआ, जो फाइनल एट प्रेजेंट लॉ है 3 दिसंबर 2004 से लेकर टिल टुडे। अब इसमें क्या कहा गया कि मान लीजिए आपका जन्म आउटसाइड द इंडिया हुआ है, ठीक है, आउटसाइड द इंडिया हुआ है आपका जन्म, किसी बच्चे का जन्म, चाहे उसके माता पिता दोनों इंडियन हो चाहे ना हो, ठीक है, आपको ऐसे ही उठा के नागरिकता नहीं दी जाएगी अगर आपका जन्म आउटसाइड द इंडिया हुआ है, ठीक है, और अगर माता पिता इंडियन है, दोनों माता पिता क्या है, इंडियन है, प्लस माता पिता को
बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर अंदर इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मान लो कि माता पिता इंडियन है, बच्चा बाहर से है, तो आपको इंडिया के अंदर आके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि भाई हमारा बच्चा पैदा हुआ है और इसके पास किसी और देश की नागरिकता नहीं है, लेकिन ये इंडिया के बाहर पैदा हुआ था, इसको देश की नागरिकता दे दी जाए। क्लियर होगी बात? ये था सिटीजनशिप बाय द डिसेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये बात पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। क्लियर? नेक्स्ट है जी सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, जिसका मतलब क्या होता है कि आपको लगभग मान के चलो कि 7 साल के लिए इंडिया में रहना होता है, तो आपको देश की नागरिकता दे दी जाएगी। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है? आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी सर्विस, किसी सेवा में शामिल हो, ठीक है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी सर्विस में शामिल हो, प्लस 8वें शेड्यूल के अंदर जो भाषाएं हैं, 8वें शेड्यूल के अंदर मैंने समझाया था बाई ऑफिशियल भाषाएं हैं, आपको उन भाषाओं में से किसी एक भाषा की अच्छी नॉलेज है तो भी आपको देश की नागरिकता दी जा सकती है। बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब क्या है? मान के चलिए ये इंडिया है एट प्रेजेंट, ये नीचे गुब्बारे जैसा श्रीलंका, कल को श्रीलंका भी इंडिया का हिस्सा बन गया, तो श्रीलंका में रहने वाले लोगों को ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। इसको बोलते हैं सिटीजनशिप बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब अगले 3 में हम देखेंगे किस तरीके से सिटीजनशिप जा सकती है। रिनंसिएशन, मान के चलिए रिनंसिएशन का मतलब क्या है? आप अपनी मर्जी से देश की नागरिकता त्याग देते हो कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिनंसिएशन। वॉलंटरली आपने त्याग दी। टर्मिनेशन का मतलब क्या है कि भाई आपने किसी और देश की नागरिकता हासिल कर ली तो ऑटोमेटिकली आप इंडिया की नागरिकता खो दोगे, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। डेप्रीवेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आपने देश की नागरिकता के लिए जो दस्तावेज लगाए थे वो इलीगल निकले, आपने फ्रॉड किया देश के साथ, देश के गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड किया, ठीक है, नागरिकता लेने के लिए कुछ झूठे दस्तावेज लगाए, इलीगल दस्तावेज लगाए, जाली काम किए, तब भी आपकी देश की नागरिकता जा सकती है। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? ये था हमारा कंप्लीट पार्ट